हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 8 की विज्ञान का अध्याय सेकंड कंप्लीट करेंगे। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, इसके वो सारे पॉइंट बताए जाएंगे जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अध्याय सेकंड, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। इससे पहले की वीडियो में हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की विज्ञान और कक्षा 7 की एनसीईआरटी की विज्ञान कंप्लीट कर चुके हैं और कक्षा 8 का अध्याय फर्स्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे अध्याय सेकंड, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। फर्स्ट पॉइंट है, ऐसे जीव जिन्हें केवल आँखों से नहीं देख सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, उनके लिए यंत्रों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उनको क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में ब्रेड में काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसे आवर्धक लेंस की सहायता से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। तो ये क्या है? ये हैं सूक्ष्म जीव। वर्षा ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ब्रेड ज़्यादा दिन का हो जाता है तो उसमें काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारी आँखों की सहायता से नहीं दिखाई देते। जब उसमें आवर्धक लेंस का प्रयोग करके देखते हैं तब वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव कहेंगे। आवर्धक लेंस कक्षा 7 के वीडियो में बताया जा चुका है, क्या होता है। जिसने ना देखा हो वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग हैं, कौन कौन से वर्ग हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। तो ये हो गए सूक्ष्म जीवों के 4 वर्ग। इन सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। विषाणु, विषाणु क्या होते हैं? विषाणु वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ये भी क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। क्या होते हैं ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी किसमें? जीवाणु, किसमें? पौधे और जंतुओं में। तो ये क्या हो गए? विषाणु हो गए। आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य रोग, जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं खांसी विषाणु द्वारा होता है। ये सभी क्या है? विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। विषाणु को ही इंग्लिश में वायरस कहते हैं। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। तो क्या क्या होते हैं वायरस द्वारा? जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये सभी रोग विषाणु द्वारा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइफाइड एवं क्षय रोग को ही टीबी कहते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु द्वारा। जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। तो टाइफाइड और क्षय रोग या टीबी किसके द्वारा होते हैं? जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीव कैसे हो सकते हैं? एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। तो एक कोशिकीय जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल हो गए और प्रोटोजोआ, ये कैसे हो गए? एक कोशिकीय। और बहुकोशिकीय में कौन कौन से आते हैं? शैवाल एवं कवक। कुछ शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं और कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं। तो शैवाल एवं कवक बहुकोशिकीय में आ गए, जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ आ गए एक कोशिकीय में। आगे देखेंगे, ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ये मरुस्थल एवं दलदल में तथा मनुष्य सहित सभी जंतुओं में भी पाए जाते हैं। कौन? ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं? ये बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों के हर प्रकार की परिस्थिति में ये जीवित रह सकते हैं सूक्ष्म जीव, और मरुस्थल एवं दलदल में भी जीवित रह सकते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक दिखाए गए हैं।
जैसे सबसे पहले ऊपर ये दोनों जीवाणु हैं, कौन कौन से? स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु। ये हैं स्पाइरल जीवाणु और ये हैं छड़नुमा जीवाणु। अब ये क्या हैं? ये दोनों शैवाल हैं, कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, ये दोनों क्या हुए? शैवाल हुए। और ये दोनों क्या हैं? प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम क्या हैं? प्रोटोजोआ। नीचे सबसे ये तीनों हैं कवक, कौन कौन से कवक हैं? राइजोबियम, पेंसिलिन, एस्परजिलस, ये तीनों क्या हुए? कवक हुए। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाया गया है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेला रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। अमीबा कैसे रह सकता है? अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। सूक्ष्मजीवों का विभिन्न कार्यों में उपयोग भी किया जाता है और ये कई जगह हानिकारक भी होते हैं। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन काल में ही सूक्ष्मजीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। प्राचीन काल में किस में किया जाता था सूक्ष्मजीवों का प्रयोग? अल्कोहल बनाने में। जीवाणुओं का औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जीवाणुओं का उपयोग और कहाँ किया जाता है? औषधि उत्पादन में किया जाता है, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है मृदा में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। कौन सा जीवाणु होता है दूध में? लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे किसी चीज़ में मैदा फुलाया जाता है तो उसमें खमीर उठती है। बेकिंग सोडा अगर उसमें मिला दिया जाता है तो क्या उसमें कुछ समय बाद खमीर उठाती है, तो वह काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है। तो उसमें क्या होता है? क्या है? ये बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का यह आधार है, जिसमें ब्रेड बनाया जाता है, इसी तरह पेस्ट्री बनाई जाती है और केक बनाए जाते हैं। ये सब कौन करता है? यीस्ट। यीस्ट क्या करता है? ये तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मजीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्मजीवों का वाणिज्य में कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। किसमें किसमें? अल्कोहल बनाने में, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? गेहूँ, जौ, चावल, फलों के रस में जो प्राकृतिक शर्करा उपस्थित होती है तो उसमें यीस्ट के द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन कहते हैं अथवा फॉर्मेटेशन कहते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? किण्वन अथवा फॉर्मेटेशन कहते हैं। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। कब की थी? 1857 में। यहाँ पे कितने क्वेश्चन बने? 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। अभी हमने वाणिज्यिक उपयोग पढ़े कि वाणिज्य में कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अब औषधियों में देखेंगे कहाँ कहाँ सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है।
क्या है ये जो पेनिसिलिन या अन्य प्रतिजैविक या एंटीसेप्टिक जो गोलियां देते हैं उनका स्रोत क्या है? सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या करते हैं ये प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं, इंजेक्शन या गोलियां होती हैं, ये क्या करती हैं? ये बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं, या तो नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि जो हो रही है उसको रोक देती हैं। ये होती हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। क्या है ये? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है? प्रतिजैविक दवा हैं या एंटीबायोटिक दवा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। कौन कर रहे थे प्रयोग? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब कर रहे थे? 1929 में, जीवाणु रोगों से बचाव हेतु। अचानक उन्होंने संवर्धन बीजाणु देखे। क्या देखे? संवर्धन बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मर गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। क्या उन्होंने पाया कि जो फफूंद होती है वह जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है और फफूंद के द्वारा बहुत सारे जीवाणु मर भी गए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या बनाया? फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई, जो क्या है? एक प्रतिजैविक दवा है या एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। पौधों को भी रोग होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए भी प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। सर्दी, जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। क्यों नहीं है प्रभावशाली सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो दवा होती है वह क्यों नहीं प्रभावशाली होती? क्योंकि ये जो रोग हैं वह विषाणु द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीका, वैक्सीन। यह हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। टीका या वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। बच्चों का जब जन्म होता है तो उसके बाद उन्हें कई टीके लगाए जाते हैं। चेचक का टीका, ऐसे ही कई टीके लगाए जाते हैं। तो किसके लिए होता है? जिससे उन्हें बीमारियां आगे ना हों। तो ये टीका क्या करता है? हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है। क्या है पोलियो ड्रॉप? टीका या वैक्सीन है। एडवर्ड जेनर ने 1978 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। कब की थी? 1978 में। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ये जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं? यह मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि भी करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं? नीले हरे शैवाल जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण भी कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं तो उन जीवाणुओं से क्या होता है? नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। पर्यावरण का शुद्धिकरण। कुछ जीवाणु पौधे के पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी सहायक होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। पादप अपशिष्ट जो होते हैं तो उनका अपघटन कर उससे खाद बनाई जाती है। अभी हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि खाद कैसे बनाई जाती है। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पादप अपशिष्टों का अपघटन करके उसे खाद में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो पोषक बनते हैं वे पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो जिससे क्या होता है? जो पादप द्वारा अपशिष्ट है वह पुनः उपयोग में आ जाता है और इससे पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है
सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। क्या करते हैं, मृत जैविक जो अपशिष्ट होते हैं उनका अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे उनका उपयोग पुनः पौधों और जंतुओं द्वारा कर लिया जाता है। अब आगे देखेंगे हानिकारक सूक्ष्मजीव। कुछ सूक्ष्मजीव हानिकारक भी होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्यों, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, यहाँ पर चिकन है, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। कौन से रोग संचरणीय रोग कहलाते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, वो कहलाते हैं संचरणीय रोग। जैसे हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, क्षय रोग आदि। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्मजीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। क्या कह रहा है कि कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो जैसे मनुष्यों से एक दूसरे में फैलता है, वैसे कीट भी कुछ ऐसे होते हैं जो इन रोगों जिनसे ये रोग फैलते हैं। जैसे घरेलू मक्खी, ये अपशिष्ट पदार्थ पर बैठती हैं जिससे अनेक रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं, और बिना ढके भोजन में मक्खियाँ जब बैठती हैं तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। घरेलू मक्खियाँ क्या होती हैं, ये इधर उधर उड़ती रहती हैं, और जब ये अपशिष्ट पदार्थों में बैठती हैं तो उसके जो रोगाणु होते हैं वह इनके पैरों पर या शरीर में चिपक जाते हैं। जब ये किसी अच्छे भोज्य पदार्थ, अगर खुला रखा हुआ भोज्य पदार्थ है उसमें बैठेंगी तो इनके जो जीवाणु होंगे वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, बीमारियां फैलेंगी। आगे देखेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मादा एनोफिलीज मच्छर भी ऐसे होता है, तो इसका एक अन्य उदाहरण है। ये अगर एक व्यक्ति को काटता है और तो उससे क्या होता है, उसे मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। मादा डेंगू के वायरस का वाहक कौन है, मादा एडीज मच्छर। इसलिए हमको इन कीटों से बचने के लिए भोजन को खुला नहीं रखना चाहिए जिससे उनमें मक्खियाँ ना बैठें, और मच्छरों से बचने के लिए क्या करनी चाहिए, अपने आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए, और कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि उसमें मच्छर पैदा होते हैं और उसी से ये बीमारियां फैलती हैं। आगे देखेंगे, मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। मानव रोग इस कॉलम में होगा। रोग कारक सूक्ष्म जीव किस सूक्ष्म जीव के कारण फैलता है, संचरण का तरीका क्या होता है, बचाव के उपाय क्या हैं। तो फर्स्ट रोग क्या है, क्षय रोग। क्षय रोग को ही टीबी कहते हैं। ये किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। संचरण का तरीका क्या है, वायु में जीवाणु इधर उधर उड़ते रहते हैं जिससे ये फैलता है। इससे कैसे बचा जा सकता है, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे दूसरे व्यक्तियों से पूरी तरह से अलग रखा जाए, उनको एक दूसरे के संपर्क में ना आने दिया जाए। और क्या किया जाए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवाना। जो रोगी व्यक्ति है उसकी वस्तुओं को भी अलग रखना, वो दूसरों की वस्तुओं को यूज ना करे या उसकी वस्तुएं दूसरा कोई यूज ना करे, और उचित समय में उसका टीकाकरण करवाना क्षय रोग से बचाव का कारण है। खसरा, ये भी वायरस से फैलता है। संचरण का तरीका वायु है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरस से फैलता है। संचरण का तरीका क्या है, वायु या सीधे संपर्क के द्वारा फैलता है। पोलियो का भी वायरस से होता है। और कैसे फैलता है पोलियो, वायु एवं जल द्वारा। इन सभी का जो बचाव के उपाय हैं वह आपको बताया जा चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, हैजा और टाइफाइड। हैजा फैलता है जीवाणु से और टाइफाइड भी फैलता है जीवाणु से। हैजा के संचरण का तरीका क्या है, जल और भोजन के द्वारा। दूषित जल एवं भोजन का उपयोग करने से क्या होता है, हैजा फैलता है। और टाइफाइड कैसे फैलता है, दूषित जल का उपयोग करने से टाइफाइड होता है। इनसे बचने के उपाय क्या हैं,
व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाया जाए, भली भांति पके एवं उबले पेयजल का उपयोग किया जाए और समय समय पर टीकाकरण करवाया जाए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए। यह कैसे फैलता है? वायरस द्वारा फैलता है और संचरण का तरीका क्या है? जल है। उबले हुए पेयजल का उपयोग करना एवं टीकाकरण करना इसके क्या हैं? बचाव के उपाय हैं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया कैसे फैलता है? प्रोटोजोआ से। क्या है इसके संचरण का तरीका? मच्छर। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसका प्रयोग, इससे बचाव के क्या उपाय हैं? मच्छरदानी का प्रयोग किया जाए जिससे आपको मच्छर ना काटें, और मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग किया जाए। कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र ना रहने दिया जाए, मतलब जल कहीं पे एकत्रित ना होने दिया जाए। आगे देखेंगे, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। क्या है एंथ्रेक्स? मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला एक भयानक रोग है। किसके द्वारा फैलता है? यह जीवाणु द्वारा। गाय के खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। गाय के खुर और मुंह का रोग किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। आगे क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग देख चुके हैं हम। आप क्या देखेंगे यहाँ पे? पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग, जैसे नींबू कैंकर। नींबू कैंकर किसमें होता है? नींबू में। किसके द्वारा फैलता है? ये जीवाणु द्वारा। कैसे फैलता है? वायु के द्वारा। नींबू में देखा होगा आप लोगों ने कि ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि पीला पीला हो जाता है उसमें, तो क्या होता है? नींबू कैंकर। जीवाणु द्वारा फैलता है, वायु द्वारा। नेक्स्ट है गेहूं का रस्ट। यह किसके द्वारा फैलता है? कवक द्वारा। और संचरण का क्या तरीका है? वायु एवं बीज। भिंडी की पीत। भिंडी की पीत किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा। वायरस के द्वारा होता है ये, और संचरण का तरीका क्या है? कीटों द्वारा यह इधर से उधर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। खाद्य विषाक्तन क्या होता है? कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी प्रकार का भोजन करने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है या आपको उल्टी होना प्रारंभ हो जाता है, आपका पेट खराब हो जाता है। तो ये किस कारण से होता है? खराब भोजन करने से। जब भोजन खराब हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसमें विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे क्या होता है? भोजन विषाक्त हो जाता है और इससे व्यक्ति गंभीर रूप से रोगी हो सकता है या व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अब आगे देखेंगे खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण क्या होता है? कक्षा 6 के वीडियो जो दिए गए हैं उसमें खाद्य परिरक्षण बताया गया था। खाद्य परिरक्षण जैसे हमें किसी भोज्य पदार्थ को काफ़ी समय तक के लिए उसे परिरक्षित करना है तो वही क्या कहलाएगा? खाद्य परिरक्षण। इसके कुछ उपाय बताए गए हैं कैसे खाद्य को काफ़ी समय तक सुरक्षित किया जा सकता है जिससे वो खराब ना हो। फर्स्ट है रासायनिक उपाय। इसमें क्या कर सकते हैं हम? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नामक परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाती है। क्या? सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक हैं। कैसे परिरक्षक हैं? सामान्य। जो जैम स्क्वैश बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, जो जैम और स्क्वैश होते हैं उनको ये संदूषित होने से बचाता है। अब देखेंगे नमक द्वारा परिरक्षण किसका किसका किया जाता है? तो नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए किया जाता है, काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, जिससे ये कई दिनों तक चल सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। नमक का प्रयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। इनमें अगर नमक मिलाकर रख दिया जाता है तो ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। नेक्स्ट है चीनी द्वारा परिरक्षण। चीनी द्वारा परिरक्षण किसका किया जाता है? जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण
चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ठंडा एवं गर्म करके परिरक्षण। कुछ चीज़ों को ठंडा एवं गर्म करके भी परिरक्षण किया जाता है। इसमें क्या है, दूध उबाल कर रखने से उसके अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। जब किसी चीज़ को गर्म करके परिरक्षण करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अथवा किस प्रकार, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। गर्म करके अगर किसी चीज़ का परिरक्षण करेंगे तो क्या होगा, उसमें जो सूक्ष्मजीव होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे उसका परिरक्षण कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ को ठंडा करके करेंगे तो उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो जिससे रेफ्रिजरेटर का ताप कम होता है तो वहाँ सूक्ष्मजीवों की वृद्धि कम ताप में रुक जाती है। तो ऐसे गर्म और ठंडा जगह में भी खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण क्या होता है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। पाश्चरीकृत जो दूध होता है उसको कैसे हम यूज करते हैं? बिना उबाले। ऐसा क्यों? क्योंकि वह जो होता है वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। अब पाश्चरीकरण करते कैसे हैं? इसके लिए क्या किया जाता है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 30 सेकंड तक लगभग गर्म किया जाता है। उसके बाद उसे एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लिया जाता है। तो यह क्या हो गया, पाश्चरीकरण करना। इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने, इसलिए इसे कहते हैं पाश्चरीकरण। नेक्स्ट है भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। अब कई चीज़ों का परिरक्षण कैसे किया जाता है? भंडारण एवं पैकिंग द्वारा। जैसे आजकल मेवे तथा सब्जियों भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। कैसे पैकिंग की जाती है? वायुरोधी, जिससे उनके अंदर वायु ना जा सके। तो इससे क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से उनकी सुरक्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। क्या होते हैं कुछ सूक्ष्मजीव? लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, ये वायुमंडल में नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं और जिससे मिट्टी की जो उर्वरता होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। कितने प्रतिशत है? 78%। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। सभी सजीवों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक होती है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड तथा विटामिन में उपस्थित होते हैं। किसमें उपस्थित होती है नाइट्रोजन? प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है 78%, तो जो पौधे एवं जंतु होते हैं वह इसका उपयोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं या नील हरे शैवाल होते हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं और उसको नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करते हैं। कौन करते हैं? मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु और नील हरे शैवाल होते हैं। उसके बाद जब ये नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी से जड़ तंत्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। पौधे एवं जंतु वायुमंडल से नाइट्रोजन का सीधे ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज का चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।